गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। तो बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, क्लास 12 के अंदर बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चल रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। वैद्युत बल रेखाएं। इसको आप क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं। क्षेत्र रेखाएं इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लियर। अब बच्चों, ये तो अपने नाम एक टॉपिक है, वैद्युत बल रेखाएं, जिनको हम क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। इनके बारे में बताता हूं आपको, ध्यान से सुने। बच्चों, बात यह है कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो वैद्युत क्षेत्र को निरूपित करती हैं। हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा। वैद्युत क्षेत्र के बारे में मैं आपको बताऊं कि बच्चों, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये इनविजिबल होते हैं, मीन्स हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो बच्चों, बात क्या है कि वैद्युत क्षेत्र हमको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन एक आवेश जो है जब वैद्युत क्षेत्र में जाता है तो वो बल अनुभव करता है। और वैद्युत क्षेत्र की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र के बहुत सारे गुणधर्म भी होते हैं। वैद्युत क्षेत्र अपना इफेक्ट भी दिखाता है, लेकिन हमको, ठीक है, हमारी आंखों से वैद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं देता है, यानी इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनविजिबल होता है, यानी हमें दिखाई नहीं देता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात कहूं कि आप जिस घर में रह रहे हैं, ठीक है, जहां पर भी अभी आप हैं, वहां पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन आपको वो कभी भी दिखाई नहीं देता है। आप जब से पैदा हुए हैं, जब से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हैं, लेकिन आपको न तो वो कभी महसूस हुआ और न ही वो कभी दिखाई दिया। तो वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इनविजिबल होते हैं, हमें कभी दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो बच्चों, बात क्या है कि ये जो टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, ये थोड़ा सा नाम एक्चुअल में ज्यादा सही नहीं है। इसका नाम होना चाहिए क्षेत्र रेखाएं। इनको क्षेत्र रेखाएं भी बोला जाता है, ठीक है, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इसका नाम वैद्युत बल रेखाएं रख दिया था। ठीक है, तो वही चलता आ रहा है। वैसे ये क्षेत्र रेखाएं भी कहलाता है। क्षेत्र रेखाएं क्यों कहलाता है, अब इसके बारे में बात बताता हूं। तो बच्चों, विद्युत क्षेत्र जो है इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के इफेक्ट को, प्रभाव को आप लोगों को समझाने के लिए, जब एक्सपीरियंस तो ये होता है, प्रैक्टिकली इसका एग्जिस्टेंस है, यानी ये एक्चुअल में होता है। अगर किसी चार्ज की हम बात करें तो चार्ज के चारों ओर, ठीक है, एक फील्ड होता है जो कि विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की जो परास होती है वो अनंत तक होती है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप आवेश से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये एक्चुअल में वैद्युत क्षेत्र कम होता जाता है। तो बच्चों, बात क्या है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो हम इसके बारे में लोगों को कैसे समझाएं, मैं आपको कैसे समझाऊं? कोई भी बात अगर मुझे एक्सप्लेन करनी है तो आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन किया जाए? तो इसलिए, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं यानी कि एक ऐसे कंसेप्ट, ऐसे सिद्धांत की जरूरत पड़ी, आवश्यकता हुई, जिसके कारण हम एक्चुअल में विद्युत क्षेत्र को थोड़ा सा विजिबल बना सके और उसकी सारी प्रॉपर्टीज को समझाया जा सके, यानी हम शो कर सके। ठीक है, तो बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, अब उनके बारे में हम बात करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को बताने के लिए एक कंसेप्ट, काल्पनिक कंसेप्ट एक्चुअल में हमारे द्वारा इजाद किया गया है। मतलब हमारी सोच ने, हमारे थॉट ने इसको इजाद किया है। प्रैक्टिकली ये होता नहीं है, मीन्स एक्चुअल में वास्तविकता में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे इस रूम के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय बल रेखाएं भी होती हैं, लेकिन इस रूम के अंदर कहीं आपको बल रेखाएं नहीं दिखेंगी, नहीं चुंबकीय क्षेत्र दिखाई देता है। ठीक है, तो ये काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं।
ठीक है। अब इनकी परिभाषा के बारे में आता हूं मैं बात। वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं बच्चों? सबसे पहली बात तो इसका कंसेप्ट क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि ये इनविजिबल है। लोगों को कैसे समझाएं, कंसेप्ट को कैसे समझाएं, विद्युत क्षेत्र के गुण कैसे बताएं, कहीं पर अगर इसका इफेक्ट है तो वो कैसे लोगों को समझाया जाए, आप लोगों को कैसे समझाया जाए, इसलिए इस कंसेप्ट को लेके आए गए। तो ये काल्पनिक कंसेप्ट है, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र के सारे गुण धर्मों को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसको जो बनाया गया है वो हम लोगों ने बनाया, और हमने इतना ध्यान रखते हुए, ठीक है, वो ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने इस कंसेप्ट को दिया, उन साइंटिस्ट ने इस कंसेप्ट का इतनी अच्छी तरीके से ध्यान रखा है कि ये वैद्युत बल रेखाएं का जो कंसेप्ट है वो विजुलाइज कर देता है वैद्युत क्षेत्र को, यानी दिखा देता है कि विद्युत क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है, इस तरह का विद्युत क्षेत्र है। और वैद्युत बल रेखाएं की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र को बहुत अच्छी तरीके से एक्चुअल में रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अपन परिभाषा पे। वैद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, ठीक है बच्चों? बात क्या है, वैद्युत क्षेत्र में अगर हम वैद्युत क्षेत्र कहीं पर उपस्थित है तो वैद्युत क्षेत्र में यदि हम एकांक धनावेश को, कोई टेस्ट चार्ज जिसको हम बोलते हैं एकांक धनावेश जो होता है, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को यदि स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिए जाने का अर्थ यहां पर आप समझें कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि चार्ज के पास मास होता है यानी द्रव्यमान होता है, तो आप यूं मान के चलो कि गुरुत्वीय बल भी उस पर नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें, क्या करें? वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें, तो एकांक धनावेश की गति का पथ, एकांक धनावेश की गति का पथ जो है वो वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है। ध्यान से सुनो, वापस एक बार बोल रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर एकांक धनावेश की गति का पथ वैद्युत बल रेखाएं यानी कि क्षेत्र रेखाएं कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं कि सपोज करो अभी इस रूम के अंदर जहां मैं ये लेक्चर एक्चुअल में वीडियो बना रहा हूं, यहां पर सपोज करो एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब वो विद्युत क्षेत्र किस टाइप का है, कैसा, क्या उसकी दिशा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक्चुअल में एक एकांक धनावेश को मैं लेके आया, सपोज करो मेरे हाथ में मैंने पकड़ रखा है, ठीक है, आपको ये मानना है, ठीक है। तो अब मैंने एकांक धनावेश को पकड़ रखा है, अब मैं इसको छोड़ देता हूं, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया। तो फिर मैंने देखा कि हम जानते हैं इस बात को कि वैद्युत क्षेत्र में अगर आवेश है तो उसके ऊपर बल लगेगा, तो ये क्षेत्र उस पर बल लगाएगा। और सपोज करो ये एकांक धनावेश इस तरह से गति करता है, तो मुझे क्या करना है, ये जो गति का पथ, ये जो लाइन ड्रॉ कर देनी है, मतलब ये एक रेखा बना देनी है। इस तरह से उसने गति करी तो उसकी गति में एक रेखा बना दो आप, ये जो रेखा बनेगी ये रेखा ही वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। धीरे धीरे आप इसमें और बात समझेंगे। तो सपोज करो कि वैद्युत क्षेत्र में हमने एकांक धनावेश को, सबसे पहले परिभाषा की बात करी हमने, ठीक है। सबसे पहले हमने परिभाषा की बात करी, और परिभाषा में मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुने, ठीक है, और ध्यान से इस बात को ध्यान में रखना भी है आपको। परिभाषा एक बार फिर बोलता हूं, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर एकांक धनावेश की गति का पथ जो है वो वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है। क्लियर? ये तो हुई परिभाषा। या आपको जो आप रजिस्टर में नोट्स बना रहे हैं उसमें लिख लेना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्चुअल में गुणधर्म। क्या पढ़ते हैं बच्चों? गुणधर्म। गुणधर्म नंबर 1, ठीक है बच्चों। वैद्युत बल रेखाएं, जैसे मैंने एकांक धनावेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में छोड़ा और उसकी गति का पथ मुझे इस तरह से प्राप्त हुआ, ठीक है। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, यानी ये विद्युत बल रेखाएं बना दी। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक स्मूथ वक्र होती हैं, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक हैं और बिल्कुल कंटिन्यूअस, ठीक है, बिल्कुल लगातार, कहीं से टूटती नहीं है, लगातार, ठीक है, स्मूथ वक्र होती हैं, यानी कि एक्चुअल में, ठीक है, इस तरह से ये जो वक्र घुमाया हुआ है, आप जानते हैं वक्र किसे कहते हैं?
एक गोले का छोटा सा जो पार्ट होता है, ठीक है, उसको वक्र बोलते हैं। तो ये काल्पनिक, ठीक है, बल रेखाएं होती हैं। अब बच्चों ये गति का पथ मैंने बना दिया। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है बच्चों कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, जैसे ये वैद्युत बल रेखा बन रही है, यहां मैंने एक बिंदु बनाया P, यहां एक और बिंदु बना लिया बच्चों मैंने Q। ये वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये क्या करा अपन ने, इस वक्र पर ये जो बल रेखा थी इसके बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींची। इसी तरह से मैंने बिंदु Q पर भी एक स्पर्श रेखा खींची, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है। यानी कि बिंदु P जो यहां पर है, यानी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो ऐसी होगी EP। क्यों होगी? क्योंकि हम जानते हैं कि एकांक धनावेश जिसने गति करी थी वो पॉजिटिव होता है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा न्यू है, इसलिए उसके ऊपर न्यू बल लगा, ठीक है। इस तरह से इसलिए उसने ऐसे गति करी। फिर धीरे 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 क्योंकि मैंने बिंदु Q यहाँ बना रखा है, तो बिंदु Q पर बल कैसे लग रहा था? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धन आवेश पर बल लगेगा, मीन्स एक्चुअल में, ठीक है, इस धन आवेश पर, ठीक है, जो बल था यानी टेस्ट चार्ज पर जो बल था, एकांक धनावेश पर जो बल था वो इस तरह से हो गया। मीन्स एक्चुअल में जो बल की दिशा होगी वही क्षेत्र की दिशा होगी। कहने का मीनिंग ये है कि बिंदु P पर क्षेत्र की दिशा ऐसे थी, उसके बाद क्षेत्र की दिशा ऐसे हो गई, और यहाँ पर अगर मैं एक बिंदु R बना दूं, ठीक है, और बिंदु R पर एक स्पर्श रेखा खींच दूं, तो बिंदु R पर, ठीक है, दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा ऐसा बनाया क्योंकि R पर स्पर्श रेखा ऐसे आ जाएगी। बिंदु R पर बल की दिशा ऐसे थी, इसीलिए जैसे जैसे उस पर बल लगता गया एकांक धनावेश वैसे वैसे गति करता गया। तो पहला गुणधर्म वैद्युत बल रेखाओं का क्या है? ये बोर्ड के कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ये हर साल लगभग आता रहता है, ठीक है, और इसके कम से कम 4 गुणधर्म पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला गुणधर्म क्या है? वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है। मीन्स बिंदु P पर क्षेत्र की दिशा ये रही, बिंदु Q पर क्षेत्र की दिशा ये रही। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुणधर्म नंबर सेकंड गुणधर्म है बच्चों कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं, धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं, हम जानते हैं धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कहां तक होता है बच्चों? चारों ओर अनंत तक होता है। तो धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं चारों तरफ आवेश से निकलकर अनंत तक जाती हैं। कहां जाती हैं बच्चों? वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर चारों तरफ अनंत तक जाती हैं। अनंत तक जाने का मतलब ये हुआ बच्चों कि मैं ये डॉट 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 लाइन बना दूंगा। ये कहां तक जा रही हैं? अनंत तक जा रही। क्लियर? इस तरह ये गुणधर्म नंबर 2 हो गया। गुणधर्म नंबर 2 में हमने धनावेश की बात करी, हमको ऋणावेश के बारे में बात करनी चाहिए। अगर आवेश ऋण होगा तो वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर आवेश तक आती हैं। वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर आवेश तक आती हैं। इस तरह से। क्लियर? ठीक है। तो हमने गुणधर्म नंबर 2 पढ़ा कि धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं चारों तरफ अनंत तक जाती हैं, और ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर, ठीक है, आवेश तक आती हैं। क्लियर? अब बच्चों हम बात करते हैं कि गुणधर्म नंबर 3। गुणधर्म नंबर 3 क्या है बच्चों कि अगर एक धन और ऋण आवेश पास हो, ये दोनों तो सेपरेट सेपरेट थे बच्चों। अगर एक धन आवेश और ऋण आवेश, ये धन आवेश और ये एक ऋण आवेश समीप रखें, तो विद्युत बल रेखाएं किस तरह से होंगी उसके बारे में। तो गुणधर्म नंबर 3,
अगर एक धन आवेश और ऋण आवेश, सपोज करो ये समान परिमाण के हैं, दोनों का परिमाण समान है परंतु प्रकृति विपरीत है, मीन्स इसकी धन है और इसकी ऋण है, ठीक है। तो दो समान परिमाण में आवेश यदि समीप रखे हो तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋण आवेश तक जाती हैं। क्या होता है बच्चों? वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋण आवेश तक जाती हैं। इस ऐसे क्लियर? अब बच्चों आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो ये कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं, देखते हैं, ठीक है। मैं एनालिसिस करके बताता हूं आपको। ये मैंने यहाँ पर फिगर बनाया, अपन यहाँ पर वापस से एक बार ये धनावेश बनाया मैंने और यहाँ पर ऋणावेश बनाया, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है कि मैंने यहाँ पर एक क्यू नोट आवेश को रखा। अब बच्चों आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये जो क्यू नोट आवेश यानी एकांक धनावेश जो होता है वो, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, और पॉजिटिव होता है हमेशा। तो बच्चों यहाँ पर ये जो धन आवेश है, ये धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र चारों तरफ इस तरह से होगा। तो यहाँ पर ये जो धन आवेश है, इस धनावेश पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा यानी इस आवेश के चारों ओर, धन आवेश के चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, तो इस धन आवेश के कारण, या आप नहीं मान लो कि ये धन आवेश और ये टेस्ट चार्ज धन आवेश, धन आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होगा और ये वाला धन आवेश इस वाले धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा ऐसे। अब बच्चों बस इसकी बात करें ऋण आवेश की, तो ये ऋण आवेश क्या करेगा? इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर ये जो क्यू नोट चार्ज है, ठीक है, इस पर दो बल लग गए, एक बल ये रहा F1, एक बल ये रहा F2। तो इसका परिणामी किधर आएगा बच्चों? X। मीन्स एक्चुअल में ये धीरे धीरे धनावेश, अगर मैं इनको दोनों के बीच में छोड़ देता हूं तो ये धनावेश एक्चुअल में, ठीक है, किधर की ओर जाएगा? ऋणावेश की ओर जाएगा, क्योंकि धनावेश इसको पुश करेगा और ऋणावेश अपनी ओर खींचेगा। इसलिए अब यहाँ पर ये जो बल रेखाएं हैं, इन बल रेखाओं से आप समझो कि अगर मैं किसी आवेश को यहाँ पर छोड़ता हूँ, ठीक है, तो ये आवेश धीरे 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 बल लगता जाएगा इसके ऊपर और ये धनावेश एक्चुअल में ऋणावेश के समीप चला जाएगा, ठीक है। आ रही बात में? तो इस तरह से अगर एक धन आवेश और ऋण आवेश समीप रखे होंगे तो धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और ऋण आवेश तक पहुंचेंगी। क्लियर? यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि देखो इस धन आवेश और इस ऋण आवेश, इस धन आवेश और इस ऋण आवेश में आकर्षण होगा कि नहीं? अगर इस धन आवेश और इस ऋण आवेश में आकर्षण होगा तो विद्युत बल रेखाएं जो हैं, ठीक है, वो लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास कर रही हैं। जैसे, ठीक है, अगर मैं एक रोड लेता हूं, उस रोड को, अगर ये एक रोड सीधी रोड है तो ये वाला एंड और ये वाला एंड अगर आकर्षित होंगे, ठीक है, तो ये रोड थोड़ी सी इस तरह से घूम जाएगी। आगे बात सुने, तो हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, बोलते ही हैं कि यदि एक धन आवेश और ऋण आवेश समीप रखे हों तो वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश, लंबाई से मतलब ये लंबाई है, ठीक है, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है, जो कि, ठीक है, विपरीत आवेशों में आकर्षण को बताता है। क्लियर? ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं गुणधर्म नंबर 4 की बात होगी, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, ठीक है, अगर दो धन आवेश हैं यानी कि समान प्रकृति के आवेश, तो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो लंबाई के लंबवत, इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती हैं। कैसा प्रयास करती हैं बच्चों? फैलने के, ऐसे लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती हैं, ठीक है, लंबाई के लंबवत। अभी मैं बताऊंगा आपको ऐसा क्यों। ठीक है, आप इसको मकड़ी का जाला भी कह सकते हैं, ये ऐसा लगता है, ठीक है। यहां पर दोनों जो धन आवेश होंगे अगर ये समान परिमाण के हैं
तो उस केस के अंदर यहाँ पर आपको एक n यानी के उदासीन बिंदु मिलेगा। मतलब उदासीन बिंदु अगर ये दोनों परिमाण समान परिमाण के धनात्मक आवेश हैं तो इन दोनों के मध्य बिंदु पर, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके बिल्कुल मध्य बिंदु पर यहाँ पर आपको एक्चुअल में एक उदासीन बिंदु मिलेगा। उदासीन बिंदु का मतलब ये होगा कि यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं एकांक धनावेश को n बिंदु पर रखूंगा, ठीक है, तो इसके ऊपर कुल बल जो होगा वो कितना होगा, 0। क्लियर। अब बच्चों बात क्या है, पहले तो मैं ये बताऊं आपको लंबाई के लंबवत, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, ये लंबाई हुई। लंबाई के लंबवत का मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो लंबाई के लंबवत देखो आप यहाँ पर, ये लंबाई है, इस लंबाई के लंबवत इस तरह से ये लंबाई है, ये लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती हैं, जो कि इस बात को बताता है यदि दो धनात्मक आवेश यानी कि समान प्रकृति के आवेश, यदि दो समान प्रकृति के आवेश समीप रखे होंगे तो वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती हैं, जो कि इस बात को बताता है कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। क्लियर। अब बच्चों हम नेक्स्ट बात करें, गुणधर्म नंबर 5। गुणधर्म नंबर 5 क्या है बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं जिस स्थान पर बल रेखाओं का घनत्व, जिस स्थान पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने ए पॉइंट बनाया, यहां पर मैंने बी पॉइंट बना दिया, जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं समीप होती हैं, ठीक है, जैसे यहां पर अगर आप देखें बिंदु ए की ओर तो यहां पर बल रेखाएं पास पास है, और यहां पर अगर बिंदु बी पर देखें तो थोड़ी सी दूर दूर है। मतलब अपेक्षाकृत बिंदु ए की अपेक्षाकृत बिंदु बी पर थोड़ी सी दूर है। तो यहां पर हम कहेंगे कि एक्चुअल में जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जहां पर, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जहां पर बल रेखाओं का घनत्व, जिस स्थान पर बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा होता है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। घनत्व का अर्थ आप समझें कि जैसे एक क्लासरूम में उसमें 50 बच्चे बैठे हुए हैं, अगर मैं 50 बच्चे और उसके अंदर बिठा देता हूं, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा बच्चों, उस कमरे में बच्चों का घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा। तो समझ में आ गई आपकी बात। घनत्व यहाँ पर बल रेखाएं पास पास है, घनत्व से मतलब आप, मैं और समझा दूं आपको, जैसे मैंने इस बिंदु ए के पास ये एरिया दिया, ये एरिया जो है 1 2 और 3, ठीक है, बल रेखा आ रही है। इस बिंदु के बी के पास भी मैंने एरिया ले लिया उतना ही, लेकिन ए की बल रेखा निकल रही है, मीन्स यहाँ पर घनत्व कम हुआ और यहाँ पर घनत्व ज्यादा हुआ। तो वैद्युत बल रेखाएं जहां पर समीप यानी कि पास पास होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और जहां घनत्व कम होता है वहां तीव्रता, ठीक है, कम होती है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहां पर बल रेखाएं पास पास होंगी वहां ज्यादा होगा, और जहां घनत्व कम होगा वहां पर कम होगी। क्लियर। अब बच्चों अगर आपसे कोई कहे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र का मीनिंग समझा देता हूं मैं आपको। पहले सपोज करो ये एक बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ पर ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री से लेकर इस बाउंड्री के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र है, और मैं आपसे कहता हूं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। कैसा वैद्युत क्षेत्र है, इसका मीनिंग समझना जरूरी है। एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब एक जैसा वैद्युत क्षेत्र, एक समान का मतलब एक जैसा वैद्युत क्षेत्र। तो ये दो बाउंड्री लाइन है, एक लाइन गिरी एक लाइन गिरी। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूं कि इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब मैंने एक बिंदु ए लिया, मैंने यहाँ एक बिंदु बी ले लिया, यहाँ एक बिंदु सी ले लिया, यहाँ एक बिंदु डी ले लिया। अगर मैं बोल रहा हूं कि बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलम है, तो यहाँ भी कितनी है, 10 न्यूटन प्रति कूलम, यहाँ भी कितनी है, 10 न्यूटन प्रति कूलम, और यहाँ भी कितनी है, 10 न्यूटन प्रति कूलम। यानी कि कहीं भी 10 की 11 नहीं हो रही है, और 10 की 9 नहीं हो रही। क्लियर।
तो मीन्स एक समान विद्युत क्षेत्र का ये मीनिंग हमने समझा। अब बच्चों अगर हम उसको बल रेखाओं से हमको बताना है तो हम कैसे बताएंगे? ठीक है, देखो कहीं पर भी बल रेखाएं जो है वो ज्यादा पास नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा पास अगर इधर इस साइड में आ गई तो इधर विद्युत क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा, उधर कम हो जाएगा। तो समानांतर बल रेखाएं हमको लेनी पड़ेगी। समानांतर बल रेखाएं यानी कि समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं? समानांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं, ठीक है, जिनके बीच में दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी कभी भी एक्चुअल में चेंज नहीं होती है। ठीक है, दो समानांतर बल रेखाओं के बारे में एक बात और बता देता हूं आपको। दो समानांतर बल रेखाएं कहां मिलेगी? अनंत पर जाकर मिलेगी। कहां मिलेंगी बच्चों? अनंत पर जाकर मिलती हैं। क्लियर? तो बच्चों समानांतर बल रेखाएं जो है उनके बीच का गैप जो है वो कभी भी कम और ज्यादा नहीं होगा, तो वो एक समान विद्युत क्षेत्र को बताएंगी। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र को हम समानांतर बल रेखाओं से रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। क्लियर? ठीक है, अब बच्चों आगे हम बात करते हैं दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब बच्चों बात क्या है? बल रेखाएं काल्पनिक हैं, ठीक है, और ये वैद्युत क्षेत्र के गुणधर्म को यानी उसकी प्रॉपर्टीज को, वैद्युत क्षेत्र के इफेक्ट को ये रिप्रेजेंट करती हैं, उसको विजुलाइज करती हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। ठीक है, अभी जैसे अपन आज बात भी करेंगे तो आप लोगों को बताने के लिए इनका सहारा हम लेते हैं। अब बच्चों बात क्या है कि यहाँ पर ये जो बल रेखाएं हमने बनाई है, ये जो सिद्धांत हमने बनाया है, तो ये सिद्धांत कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वैद्युत क्षेत्र के किसी भी गुणधर्म को, ठीक है, डिनाई कर दे, यानी मना कर दे कि साहब ये वैद्युत क्षेत्र में तो ऐसा होता है और बल रेखाओं के हिसाब से तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये भी एक गुणधर्म है। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो इसका आंसर हम दे कैसे? अगर आपसे पूछा जाए, ये एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है बोर्ड का, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, समझाइए क्यों, या कारण दीजिए क्यों। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमको इसका आंसर किस तरह से देना है कि बच्चों बात क्या है कि मान लो हमने तो कटवा दी, दो वैद्युत बल रेखाएं यदि एक दूसरे को काट लेती हैं तो काटने पर कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि वैद्युत क्षेत्र के गुणधर्म से मैच नहीं करेगा। आगे बात में तो हमने यहाँ पर क्या किया, दो वैद्युत बल रेखाएं, एक बल रेखा ये रही, एक बल रेखा ये रही, तो यहाँ पर हमने, ठीक है, एक बिंदु P बना दिया जिसको हम कटान बिंदु बनेंगे। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं और कटान बिंदु कौन सा है? P। अब बच्चों इस P बिंदु है, तो यहाँ पर गुणधर्म के हिसाब से बात करें तो इस बिंदु P पर इस बल रेखा के से बल रेखा की दिशा में ही, ठीक है, स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो इस बल रेखा की दिशा के अकॉर्डिंग EP यानी कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसी होनी चाहिए, जबकि इस बल रेखा के अकॉर्डिंग बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे होनी चाहिए। यानी कि एक ही बिंदु पर, यहां पर एक ही बिंदु पर दो क्षेत्र की दिशाएं हो रही हैं, जबकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है और किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की केवल और केवल एक ही दिशा होगी। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर तो इसका आंसर देना है आप। क्वेश्चन ये है, वापस से मैं एक बार क्वेश्चन बोलता हूं, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, समझाइए क्यों। तो आपको आंसर देना है कि दो वैद्युत बल रेखाएं यदि एक दूसरे को काटती हैं, जैसे कि मैंने ये फिगर भी बनाना है आपको, ठीक है, दो वैद्युत बल रेखाएं यदि एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या बोलेंगे आप? कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि कटान बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जबकि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि एक बिंदु पर एक ही क्षेत्र की दिशा हो सकती है। ओके, आगे बात समझे? ठीक है, ये आपको आंसर देना है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं अंकल। देखो यहाँ पर मैंने भी थोड़ी देर में इंट्रोडक्शन में जब हम बात कर रहे थे, जब मैंने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करी थी, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं। कैसा वक्र होती है? खुला वक्र। खुला और बंद वक्र के बारे में बताता हूं पहले आपको। खुला वक्र, बंद वक्र।
ठीक है। खुला वक्र का क्या मतलब बच्चों, जैसे मैंने ये एक लाइन बनाई, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक पहुंच रही है, ये खुला वक्र है। बंद वक्र का क्या मतलब है कि जैसे मैं किसी बिंदु से चला तो उसी बिंदु पर मुझे वापस आना है, बिंदु ए से चला घूमकर वापस बिंदु ए पर ही आ गया, इसको हम बोलते हैं बंद वक्र। ये क्या है बच्चों, बंद वक्र। क्लियर। अब बच्चों बात आपको बताता हूं, खुला वक्र और बंद वक्र के बारे में मैंने आपको बताया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वैद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं, हम चुंबकीय बल रेखाएं भी पढ़ेंगे क्योंकि हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और वो भी क्लास 12 के अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी हम पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी क्लास 12 के अंदर ही पढ़ेंगे। तो बच्चों अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा और बेसिक डिफरेंस बताना चाहता हूँ। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं खुला वक्र होती है। कैसा वक्र होती है, खुला वक्र होती है। मैंने अभी आपको खुला वक्र और बंद वक्र बताया। परंतु चुंबकीय बल रेखा, वैद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा में एक ही बहुत बड़ा और बेसिक अंतर होता है, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं जबकि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है बंद वक्र होती हैं, ठीक है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, क्योंकि देखो जैसे धन आवेश, ठीक है, और अकेले आवेश का अस्तित्व संभव है, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं इस धन आवेश से चारों ओर निकल कर कहां तक जाएंगी बच्चों, अनंत तक जाएंगी। कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। क्लियर। कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, किसी आवेश से निकलकर कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। मीन्स एक्चुअल में बच्चों ये इस बल रेखा के बारे में बात करूं मैं, डॉट 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 कहां तक जा रही है, अनंत तक, यानी ये खुला वक्र हो गया। लौट के वापस तो नहीं आई ना, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती है। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो बंद वक्र होती हैं। चुंबक के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती है और चुंबक के अंदर, ठीक है, वापिस से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक आती है। मीन्स एक्चुअल में वैद्युत बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकली, वैद्युत बल रेखाएं चुंबक के बाहर, वैद्युत बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से वापस उत्तरी ध्रुव तक आती हैं। तो इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं बंद वक्र बनाती हैं, या नॉर्थ पोल से निकलती हैं और वापस से नॉर्थ पोल पर आ जाती हैं। ये इस बात को बताता है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इस बात को बताता है कि चुंबक में अकेले ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। क्योंकि अगर सपोज करो कि केवल नॉर्थ ध्रुव होता, सपोज मैंने ये बना दिया केवल नॉर्थ ध्रुव है चुंबक के अंदर, तो उस केस के अंदर वैद्युत बल रेखाएं नॉर्थ ध्रुव से निकली तो सही, लेकिन वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेंगी और फिर दक्षिणी ध्रुव से वो वापस उत्तरी ध्रुव तक आएंगी। तो दक्षिणी ध्रुव का अगर अस्तित्व होगा ही नहीं तो ये बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेंगी नहीं। मीन्स एक्चुअल में वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र हो जाएंगी, सॉरी चुंबकीय बल रेखाएं खुला वक्र हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। आगे बात सुनिए, यानी कहने का मतलब ये कि हम यहाँ पर सबसे बड़ा और बेसिक डिफरेंस क्या है कि वैद्युत क्षेत्र यानी कि आवेश जो है उसका अकेले आवेश का अस्तित्व संभव होता है, परंतु चुंबक में अकेले ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। यानी अगर कोई चुंबक है तो उसके पास उत्तरी ध्रुव है तो उसके पास दक्षिणी ध्रुव भी 101% अवश्य होगा। अगर इस चुंबक के मैं टुकड़े भी कर दूं, जो कि आगे हम पढ़ाएंगे भी सही आपको क्लास 12 में, अगर मैं इस चुंबक के टुकड़े भी कर दूंगा तो भी छोटे से छोटे टुकड़े में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उपस्थित होंगे। क्लियर। तो बच्चों आज हमने, ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बात की, ठीक है। अब बच्चों मैं एक दो बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूं, क्योंकि हम थोड़ा सा अब वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने की पोजीशन में आ गए, ठीक है। अब मैं थोड़ा न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है। देखो आप बच्चों बात क्या है, देखो यहां पर ये दो चालक प्लेट है, एक ऊपर चालक प्लेट बनाई है मैंने, एक नीचे चालक प्लेट बनाई है। ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। ये वाली चालक प्लेट जो नीचे वाली है वो धनावेशित है, ऊपर वाली चालक प्लेट जो है वो ऋणावेशित। तो बच्चों इन चालक प्लेटों के बीच में
एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, कैसा वैद्युत क्षेत्र है, एक समान, ठीक है। आपको फिलहाल अभी मान लेना है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं कि इन दोनों चालक प्लेटों के बीच में, ठीक है, एक वैद्युत क्षेत्र उपस्थित है, ठीक है। तो हम जानते हैं इस बात को कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पर जाएंगी, ठीक है, ओके। अब बच्चों बात क्या है, यहां पर ये नीचे वाली चालक प्लेट है, ऊपर वाली भी एक चालक प्लेट है, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है, यहां पर एक क्वेश्चन जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पर मैं आपको एक वैद्युत बल रेखाओं का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बताऊंगा आपको, ठीक है, कि ये वैद्युत बल रेखाएं चालक पृष्ठ से, क्योंकि एक चालक प्लेट है, ऊपर भी एक चालक प्लेट है, हमेशा लंबवत ही बाहर निकलती हैं और लंबवत ही आपतित होती हैं। ये भी एक गुणधर्म होता है, अभी उसके बारे में और बात करेंगे, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहां पर बच्चों मैंने एक बूंद है, क्या है, बूंद, बूंद समझते हैं, छोटा सा ड्रॉप, एक छोटा सा तेल की ड्रॉप है, सपोज करो ये जो तेल की ड्रॉप है, ठीक है, इस तेल की ड्रॉप पर आवेश है Q। कितना आवेश है बच्चों, Q। अब बच्चों ये जो आवेश है ये, ठीक है, कैसा आवेश है, ऋण आवेश। कैसा आवेश है बच्चों, ऋण आवेश। तो यहां पर ध्यान दो, वैद्युत क्षेत्र किधर की ओर है, ऊपर की ओर। अब यहां पर पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे सपोज करो ये एक धन आवेश है, ठीक है, इस धन आवेश के कारण चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है ऐसा, ठीक है ना। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, आपको समझनी है। ये विद्युत बल रेखा निकल रही, सपोज करो कि यहां पर ये विद्युत बल रेखा, यहां पर मैंने एक आवेश रखा प्लस क्यू नोट। कैसा आवेश रखा, प्लस क्यू नोट। तो बताओ ये प्लस क्यू आवेश इस प्लस क्यू नोट पर किस तरह से बल लगाएगा, ऐसे बल लगाएगा, ऐसे, ठीक है। यानी कि ये जो धनावेश है, ठीक है, ये जो धनावेश है क्यू नोट, इस क्यू नोट धनावेश पर बल जो लग रहा है वो क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। किधर लग रहा है बच्चों, क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। ध्यान पूर्वक बात को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो कि वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश पर बल, वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश पर बल क्षेत्र की दिशा में लगता है। किधर की ओर लगता है, क्षेत्र की दिशा में। अब बच्चों सपोज करो मैं इधर एक ऋण आवेश, ठीक है, तो ध्यान से देखना आप सुनो, ठीक है। इस धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं यूं थी, इस ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं खुद की ओर आएंगी, मीन्स ये बल रेखाएं खुद की ओर ही आ रही थी ऐसे। अब बच्चों मैंने यहां पर वो ही प्लस क्यू नोट रखा आवेश, ठीक है, धनावेश है, वैद्युत क्षेत्र में धनावेश है। तो देखो अगर आवेश ऋण भी होगा, अगर आवेश ऋण भी होगा तो भी इस धनावेश पर बल जो है वो क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। यानी एक बात कंफर्म हुई, क्या बात कंफर्म हुई, कि वैद्युत क्षेत्र में यदि धनावेश है तो धनावेश पर बल क्षेत्र की दिशा में लगता है। क्लियर। अब बच्चों बात क्या है, अगर मैं इसको ऋण आवेश कर, इसको अब मैं वैद्युत क्षेत्र में कौन सा आवेश ले रहा हूं, धन नहीं ले रहा हूं, ऋण आवेश ले रहा हूं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, सपोज यहां पर ये जो धनावेश है इसको हटा देता हूं ना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में भी बात कर लेंगे। पहले यहां पर अब ये जो ऋण आवेश मैंने बना रखा है, तो वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से हैं, इसके बारे में देखो आप। और यहां पर मैंने एक ऋण आवेश क्यू नोट लिया, तो ये ऋण आवेश, ये इस ऋण आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित का मतलब ये वाला ऋण आवेश, सॉरी हो सकता है आपको नहीं दिखा हो ये, ठीक है ना, थोड़ा सा पास बना दूं, यहां पर है ये ऋण आवेश, ठीक है, क्लियर। तो ये जो ऋण आवेश है, इस ऋण आवेश को, ये ऋण आवेश है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऋण आवेश इस ऋण आवेश को क्या करेगा, दूर की ओर धक्का देगा। मीन्स एक्चुअल में ये ऋण आवेश इसको, इस ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, दूर की ओर। जबकि बल रेखाएं जो हैं वो अनंत से चलकर ऋण आवेश की ओर जा रही हैं और बल जो लग रहा है क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है। मतलब एक बात क्लियर हो गई, एक बात क्लियर क्या, कि अगर एक्चुअल में वैद्युत क्षेत्र में धनावेश है तो बल क्षेत्र की दिशा में लगता है, और ऋण आवेश है तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। कि सर ये तो आपने ऋणावेश से बताया, धन से बता दो, धन से बता देते हैं। चलो देखो आप, देखो
ये प्लस क्यू आवेश था, इसके कारण वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से चारों तरफ जा रही हैं। तो सपोज करो यहाँ पर काफी दूर ये इस तरह से बल रेखाएं थी, दूर की ओर जा रही है। अब मैंने रखा यार ऋण आवेश, ठीक है। तो बताओ ये जो प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश इस ऋण आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा ना। तो बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। मीन क्षेत्रिक बल रेखाएं तो इधर है और ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा कि नहीं। यानी आपको एक बात याद रखनी है, वो ये कि बल रेखाओं में अगर वैद्युत क्षेत्र में यदि धनावेश उपस्थित है तो धनावेश पर बल क्षेत्र की दिशा में लगता है, और यदि ऋण आवेश उपस्थित है तो बल, ठीक है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, ऊपर। आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, ऊपर। यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश है, तो बताओ क्षेत्र की दिशा ऊपर है, तो इस ऋण आवेश पर, यानी कि एक बूंद मैंने ली है, एक तेल की ड्रॉप, यानी कि एक तेल की बूंद है, तेल की बूंद पर माइनस क्यू आवेश है, यानी ऋणात्मक आवेश है, वैद्युत क्षेत्र ऊपर है। तो बताओ इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो कितना होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा उसकी दिशा किधर होगी, क्षेत्र के विपरीत दिशा में। क्षेत्र किधर है, ऊपर, तो बल किधर लगेगा, नीचे। ठीक है, कितना लगेगा, QE। क्या लगेगा, QE। जहां पर E क्या चीज है बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर आवेश जो है वो कितना है, माइनस Q। तो कितना बल लगेगा, QE। कितना बल लगेगा, QE। ये बल लगेगा नीचे। ठीक है, और बच्चों ध्यान दो, और ये जो बूंद है, ठीक है, ये जो बूंद है, इस बूंद के कारण गुरुत्वीय बल, ये अगर बूंद है तो बूंद का द्रव्यमान कितना है, mg। ठीक है, तो यहाँ पर QE बल नीचे लगा, ठीक है, और mg बल भी किधर लगा, नीचे। तो ये जो बूंद अगर मैंने दोनों प्लेटों के बीच में छोड़ी है तो ये नीचे की ओर आएगी। किधर की ओर आएगी, नीचे की ओर आएगी। अब ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर है, आपको ध्यान से देखना है। क्षेत्र किधर लग रहा है, ऊपर। बूंद पर आवेश कैसा है, ऋण। बूंद का द्रव्यमान कितना है, m। तो गुरुत्वीय बल लग रहा है mg नीचे। ठीक है, क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है, यहाँ पर कैपिटल E क्या चीज है, ये जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है उसका मान है। क्लियर। ठीक है, प्लेटों के बीच में जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है उसका मान कितना है, कैपिटल E। तो बल कितना लगेगा, एक बार फिर याद दिला देता हूँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है, बल F अपॉन Q। जिस भी आवेश पर बल लग रहा है, तो यहाँ पर बल F बराबर कितना हुआ बच्चों, QE। हुआ कि नहीं, ये यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है, तो इस बूंद पर, ठीक है, जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, QE। क्षेत्र के विपरीत दिशा में किधर लग गया, नीचे। गुरुत्वीय बल भी किधर लग गया बच्चों, नीचे। अब आपसे यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये जो बूंद है दोनों प्लेटों के बीच में नीचे गिरती है। क्या होता है, नीचे गिरती है। और अगर ये नीचे गिरती है तो, ठीक है, अगर इसने S दूरी तय करी, कितनी दूरी तय करी, S दूरी तय करी। ठीक है, प्रारंभिक वेग इस बूंद का कितना था, क्योंकि स्थिर थी ये, हमने छोड़ा इसको, पकड़ कर दोनों प्लेटों के बीच में, एक प्लेट नीचे एक प्लेट बीच पर, तो दोनों प्लेटों के बीच में मैंने इसको, ठीक है, बूंद को छोड़ा। सपोज करो किसी भी सिस्टम से एक्चुअल में छोड़ा, तो उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। अगर ये दोनों प्लेटों के बीच में S गिरती है, कितनी गिरती है बच्चों, नीचे अगर ये S गिरती है, तो आपको, ठीक है, S गिरने में समय बताना है, कुछ दूरी, कुछ सेंटीमीटर वो देगा आपको, कितना सेंटीमीटर नीचे गिरती है, तो नीचे गिरने में इसको कितना समय लगा, उसके लिए हम करेंगे S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। ठीक है, जहां पर बूंद का प्रारंभिक वेग मान लिया हमने कितना, 0। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर S दूरी वो आपको देगा कि इतनी दूरी गिरी है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर 1/2 ये जो है A, और समय का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम त्वरण निकालें। तो बताओ इस बूंद पर कितने बल लग रहे हैं, कुल बल, F टोटल, बोलो, mg प्लस QE, ये दो बल लग रहे हैं। ठीक है, ये क्या हुआ बच्चों, कुल बल। ठीक है, अब कुल बल, ये जो कुल बल लग रहा है बच्चों, ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर। ठीक है, तो mg प्लस QE इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, F बराबर ma। होगा कि नहीं, कितने त्वरण से ये नीचे गिरेगी। ठीक है, तो त्वरण A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, mg प्लस QE डिवाइड बाय m। क्लियर, इतना त्वरण बूंद को मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों हमको एक्चुअल में क्या करना है,
कि समय का मान ज्ञात करना है। तो t इज इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इस 2 को इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2s हो गया। फिर डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों a, ठीक है, क्योंकि t का स्क्वायर हो रहा है तो मैं रूट ले दूं। ये क्लास 11 पास आउट आप वैसे भी जानते हैं t इज इक्वल टू कितना होगा √2s अपॉन a, ठीक है। तो समय t इज इक्वल टू 2s, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों mg प्लस QE अपॉन m, ठीक है। इस m को आप ऊपर ले जा सकते हैं तो जनरलाइज हो जाएगा ये 2ms अपॉन mg प्लस QE, ठीक है, क्लियर। इस तरह से तो बच्चों यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया, तो परेशानी कुछ भी नहीं है। इस तरह से वो देगा कि दोनों प्लेटों के बीच में सेल की बूंद इतना नीचे गिरती है, एस की वैल्यू वो आपको देगा, ठीक है। बूंद का द्रव्यमान वो आपको देगा। अगर वो बूंद का द्रव्यमान नहीं भी दे, चलो वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, अगर वो बूंद का द्रव्यमान भी वैसे देगा, अगर वो बूंद का द्रव्यमान नहीं देगा तो वो आयतन और घनत्व देगा, क्योंकि हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर कितना होता है आयतन इंटू घनत्व, ठीक है। अभी मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके अंदर बताऊं। तो इस तरह से आपको वो दूरी s देगा, द्रव्यमान देगा, आवेश देगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपको देगा। आपको इसके अंदर मान पुट करना है और आंसर निकालना है, क्लियर। अब बच्चों बात क्या है, देखो और मैं बताता हूं कि जैसे अभी हमने जो कंडीशन दी थी, नीचे वाली प्लेट धनात्मक, ऊपर वाली प्लेट जो है वो ऋणात्मक, क्लियर। अब बच्चों बात क्या है कि जैसे ये धनात्मक प्लेट है और ऊपर वाली प्लेट ऋणात्मक है। यहां पर इस बार ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह से है, क्लियर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है बच्चों E। अब बच्चों यहां पर मैंने लिया इस बार बूंद जो है उस पर प्लस आवेश, क्या होगा बच्चों प्लस आवेश है, प्लस आवेश है। तो यहाँ पर ये जो बूंद है आपकी, ये जो बूंद जिस पर प्लस आवेश था उस पर QE बल लगेगा ऊपर, mg बल लगेगा नीचे। तो अब वो आपको यहाँ पर कहेगा कि यदि दोनों प्लेटों के बीच में बूंद जो है वो संतुलन की अवस्था में, अगर कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में होती है या साम्य अवस्था में होती है, तो इसका अर्थ होता है कि इसके ऊपर कुल बल कितना होगा 0। कुल बल 0 इस बूंद पर कब होगा, जब QE लग रहा बल ऊपर, QE बल ऊपर, mg बल लग रहा है नीचे। दोनों बल अगर परिमाण में बराबर हो जाएंगे, दिशा में तो विपरीत है, अगर दोनों बल परिमाण में बराबर हो जाएंगे तो बूंद संतुलित हो जाएगी कि नहीं। तो वो बोलेगा आपने कि यदि बूंद संतुलित हो, ठीक है, यदि बूंद संतुलित हो, फिर वो क्वेश्चन के अंदर क्या देगा बच्चों। क्वेश्चन के लिए मैं बता देता हूं आपको क्या क्या देगा। सबसे पहले वो हो सकता है बूंद के लिए, ठीक है, आपसे कह दे कि यहाँ पर ये जो बूंद है, ये इस बूंद पर एक्चुअल में 5 प्रोटोनों के बराबर आवेश, किसके बराबर आवेश है 5 प्रोटोनों के बराबर। तो आप क्या लिख दोगे 5 प्लस ही, यानी 5 ही आवेश हो गया, धन आवेश हो गया। फिर वो आपको बोल देगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सपोज करो 1.26 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम, इस तरह से दे सकता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। फिर वो आपको बोलेगा कि एक्चुअल में जो बूंद है उस बूंद का आयतन, ठीक है, उस बूंद का आयतन जो है, ठीक है, उसके बारे में वो कुछ नहीं कह रहा सपोज करो, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन बोलूंगा, बूंद का आयतन क्वेश्चन मार्क मान लो आप, क्लियर, ठीक है। लेकिन वो बूंद का घनत्व जरूर दे देगा आपको। जैसे सपोज करो मैंने बोला 1.24 × 10⁻⁶ kg/m³, इस तरह से बूंद का घनत्व भी दे देगा, क्लियर। तो बच्चों वहां पर उसने आवेश दिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी, आयतन के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है, लेकिन घनत्व के बारे में बोला। अब आपसे कहता है वो कि बूंद अगर संतुलित है तो आप बूंद की त्रिज्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है बच्चों, बूंद की त्रिज्या ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि आयतन जो है बूंद यानी कि गोला, ठीक है, उसका आयतन होगा 4/3 πr³, ठीक है। और वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की, सॉरी, आपसे पूछ रहा है वो बूंद की त्रिज्या। तो आप क्या करेंगे, बूंद संतुलित है, बूंद संतुलित होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, QE बराबर mg होगा कि नहीं। अब बच्चों बात क्या है, देखो ये तो QE, ये m की जगह क्या लिखेंगे, द्रव्यमान इज इक्वल टू आयतन इंटू घनत्व, इंटू कितना हो गया बच्चों g, ठीक है। अब बच्चों मेरा टारगेट आयतन होना चाहिए, तो आयतन b इज इक्वल टू क्या है बताओ, ठीक है, QE डिवाइड बाय, इस आयतन की वैल्यू निकाल दूंगा, रो और जी से डिवाइड कर दूंगा, ये रो और ये जी, ठीक है। तो अब बच्चों मैंने यहाँ आयतन निकाल लिया। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, वो ये कि जहां पर रो की वैल्यू आई, रो इज इक्वल टू QE अपॉन, सॉरी, आयतन की वैल्यू है रो जी, क्लियर।
अब यहाँ पर आयतन के बारे में हम बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन कितना हो जाएगा, रो जी। क्लियर, ठीक है। तो आर की वैल्यू निकालनी है, मैं निकाल देता हूं। तो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हुआ बताओ, ये 3 है, उधर जाएगा 3QE अपॉन रो जी तो है ही, ठीक है, डिवाइड बाय 4, तो 4 में आएगा और पाई भी डिवाइड होगा, 4 पाई डिवाइड होंगे, 3 उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये आर क्यूब की वैल्यू हुई। तो आर इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चों, ब्रैकेट 1/3 पावर आएगी 3QE अपॉन 4 रो जी पर। क्लियर। इस तरह से ये बोर्ड में क्वेश्चन दिए हुए हैं। वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा ये बोर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपकी बोर्ड की बुक में ये दिए हुए हैं, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है, टफ और वगैरह कुछ नहीं है, कंसेप्ट आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। और बच्चों आपकी जो बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड की जो बुक है, अगर आप उसका बहुत 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 अच्छी तरह से अगर एक्चुअल में उसकी स्टडी करते हैं और बहुत गहन अध्ययन करते हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ आपको कि आपकी जेईई मेंस की बहुत अच्छी तैयारी इसमें हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।